हेलो दोस्तों, आज है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम में जो भी आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन के साथ करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम जिसका भी अब 10 के बाद है, उन लोगों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल को देख करके जाइए और एग्ज़ाम को वाट लगा दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, सूर्यदेव की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दोस्तों, सूर्यदेव की पूजा जो है वो छठ पूजा पे की जाती है। कहाँ किस पे की जाती है? छठ पूजा पे की जाती है। अच्छा, छठ पूजा कहाँ की सबसे भव्य पूजा है? दोस्तों, ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, छठ मुख्य रूप से हिंदुओं का एक त्यौहार होता है जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद व्यक्त करना होता है। नेक्स्ट, छठ शब्द का शाब्दिक अर्थ छठा होता है। क्या होता है? छठा होता है। और इसलिए यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत, अच्छा, एक होता है शक संवत और एक होता है विक्रम संवत, ये कैलेंडर है। तो शक संवत का शुरुआत किसने किया था? 78 एडी में कनिष्क ने किया था। तो यह है विक्रम संवत। विक्रम संवत के कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है। छठ त्यौहार की अवधि दोस्तों कितने दिन की होती है? दोस्तों, 4 दिन की हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इस त्यौहार के तहत अनुष्ठानों में एक पवित्र स्नान, उपवास रखना, लंबे समय तक पानी में रहना, साथ ही डूबते सूर्य और उगते सूर्य की आराध्य और प्रसाद अर्पित करना होता है। चलिए, नेक्स्ट है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? दोस्तों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? नरेंद्र दास दामोदर मोदी को दिया गया था। किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वर्ष मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया था। दोस्तों, लता दीनानाथ पुरस्कार के बारे में और भी बात मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि यह पुरस्कार लता मंगेशकर, जिनका 2022 की शुरुआत में ही मुंबई में निधन हो गया था। अच्छा, लता मंगेशकर को हम लोग कहते हैं स्वर कोकिला। क्या कहते हैं? स्वर कोकिला के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका निधन कब हुआ था? 2022 में हो गया था। ये बात आपको याद रखना है। हो गया था और स्मृति और सम्मान में स्थापित यह सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि गगन नारंग ने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, वह किस खेल से संबंधित था? गगन नारंग एक खिलाड़ी है जिसका जो लंदन 2012 में पदक जीता था। वो किस खेल से संबंधित था? दोस्तों, वह एक निशानेबाज था। क्या था? निशानेबाज था। गगन नारंग एक भारतीय खेल के खिलाड़ी हैं। वो एक निशानेबाज हैं जिन्हें ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट द्वारा समर्पित है। उन्हें लंदन में 2012 से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक दिया गया था। नेक्स्ट, और उनकी बातों के बारे में जाने तो उनकी उपलब्धियां के सम्मान में नारंग को वर्ष 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री। गगन नारंग को वर्ष 2010 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। इतनी बातों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा राज्य ने 2010 में वृद्धा पेंशन योजना शुरू की है? दोस्तों, वृद्धा पेंशन योजना शुरू किया था पश्चिम बंगाल ने। किसने किया था? पश्चिम बंगाल ने। वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन नामक एवं एक दयालु पहल योजना की शुरुआत किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण अभियान में सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया गया था? अच्छा, दक्षिण भारत को जीतने वाला यह प्रथम सुल्तान था। दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम सुल्तान पूछेगा कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अच्छा, औरंगजेब भी दक्षिण भारत को नहीं जीत पाया था। औरंगजेब का मृत्यु भी कहाँ हो गया था? दक्षिण भारत में ही हो गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अलाउद्दीन को खिलजी को हम लोग कहते हैं जनता का चरवाहा। क्या कहते हैं? जनता का चरवाहा, या युगों का विजेता, या दूसरा सिकंदर, या सिकंदर ए सानी, इतने सारे नाम से हम लोग इसको अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताएं तो शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा, या घोड़े पर दागने की प्रथा, या सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, चढ़ीकर घड़ीकर, इन सब का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं और भी बात बताता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण अभियान में सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया गया था? तेलंगाना में किया गया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने पूछेगा दक्षिण बिहार को जीतने के लिए किसको भेजा था? वो भेजा था मलिक कफूर को। किसको भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था। और ये मलिक कफूर हिंदू जाति का हिजड़ा हुआ करता था। कौन था? हिंदू जाति का हिजड़ा था। चलिए, नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में सर्वप्रथम 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण हुआ। कहाँ पर हुआ था? तेलंगाना पर आक्रमण हुआ। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन थी? रानी पद्मावती। कौन थी? रानी पद्मावती, आपको याद होगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला करने का सबसे पहले अभियान कहाँ पर
पर सफल पाया? उन्होंने तेलंगाना में सफल पाया था। नेक्स्ट है, यह अभियान 1303 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान में मलिक गफूर जो हिंदू जाति का एक हिजरा था, इसलिए इसको हम लोग 1000 दिनारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीद करके लाया गया था। यह अभियान 1303 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस अभियान में मलिक गफूर ने अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला करने के पीछे ये मकसद थे कि दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना। नेक्स्ट है, और अपने साम्राज्यों को ताकतवर बनाना। देवगिरी के यादव वंश या वारंगल के काकतीय साम्राज्य, अच्छा ये वारंगल के काकतीय साम्राज्य वही है जिसके पास में कोहिनूर हीरा हुआ करता था। द्वार समुद्र के होयसाला राजवंश और मदुरै के पांड्यास पर कब्जा करना, ये भी बात आपको याद रखना है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग कहते हैं डीपीएसपी, क्या कहते हैं? डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है, ये आपको छांटना है। सबसे पहले आप जानिए कि डीपीएसपी को लिया कहाँ गया है। डीपीएसपी को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और डीपीएसपी के बारे में बताया तो वे सभी मूल अधिकारों पर अभी भावी हो सकते हैं। भारतीय राजनीति के निर्देशक सिद्धांत वे निर्देशक या सिद्धांत हैं जिनका पालन संस्थानों को देश के प्रबंधन के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और अनुच्छेद 36 से 51 भी नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी देती है। अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन उन्हें देश की सरकार में मौलिक माना जाता है, जिससे उत्पादन के लिए कानून स्थापित करने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी बनती है। ये सिद्धांत सामाजिक निष्पक्षता, आर्थिक कल्याण, विदेश नीति और कानूनी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित निर्देशक सिद्धांतों को प्रेरित थे, जैसा कि आयरिश संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत खोला गया था। किसके तहत खोला गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत खोला गया था। ये इंग्लैंड के गुप्त कमेटी के सिफारिश पर लागू हुआ था। इतनी बात आपको याद रखना है। अच्छा, पहला जो न्यायालय खोला गया था कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में। तो इसका पहला जज बनाया होगा, इसका पहला जज बनाया गया था एलिजा एम्पे को। किसको बनाया गया था? एलिजा एम्पे को बनाया गया था। अच्छा, एलिजा एम्पे की सहायता करने के लिए 3 और जज को अपॉइंटमेंट किया गया था। उस जज का क्या नाम था? LHC। आपको ट्रिक याद रखना है, LHC। L से लेमिस्टर, H से हाइट, C से चैम्बर्स। तीनों बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको और भी कुछ अच्छा अद्भुत जानकारी देता हूँ। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में कहाँ स्थापित किया हुआ था? कलकत्ता में स्थापित हुआ था। इससे पहले फोर्ट विलियम में न्याय उच्च न्यायालय कहा जाता है। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। पूछेगा, भारत में सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था? 1861 के अधिनियम के तहत लागू हुआ था। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। सर बॉन्स पिकअप कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे। न्यायमूर्ति सुब्बुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। अच्छा, पूछेगा ब्याज दरों और पैसे की मांग के बीच का क्या संबंध कहलाता है? ब्याज दरों और पैसे की मांग के बीच का संबंध क्या कहलाता है? वो कहलाता है व्युत्क्रम संबंध। क्या कहलाता है? व्युत्क्रम संबंध कहलाता है। ब्याज दरों और पैसे की मांग के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है। इसका मतलब है कि जब ब्याज बढ़ती है तो पैसे की मांग कम होती है और इसके विपरीत होती है। जब ब्याज दर होती है तो लोग भविष्य में ब्याज दरों में गिरावट की उम्मीद करते हैं। ऐसे में लोग बॉन्ड में निवेश करके ज़्यादा ब्याज कमाना पसंद करते हैं। इस वजह से पैसे रखने की मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि लू कौन से क्षेत्र में चलती है? लू गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि लू चलता है। लू कौन से क्षेत्र में चलती है? उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में दोस्तों क्या चलती है? लू चलती है। लू हवा उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में चलती है। यह पश्चिम से आने वाली एक गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा है। लू हवा मई और जून के महीने में सबसे ज़्यादा चलती है। लू हवा के बारे में कुछ और बातें। लू हवा स्थानीय हवा है। लू हवा को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय हवा भी हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, लू हवा भारत के उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के बड़े रेगिस्तानी इलाकों जैसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, चोलिस्तान रेगिस्तान और दक्षिणी बलूचिस्तान से आती है। लू हवा का तापमान 45 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लू हवा से घातक उष्माघात हीट स्ट्रोक हो सकता है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था। सिडबी के बारे में अगर जाने, सिडबी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम
MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना यानी सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को सांसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। सिडबी का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और सिडबी का उद्देश्य क्या है, तो सिडबी का उद्देश्य है कि MSME के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और मजबूत करना और देश में MSMI पर्यावरण प्रणाली में वित्तीय और विकासात्मक दोनों अंतरालों को संबोधित करना। और दूसरा काम क्या है इसका, यह समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों का समन्वय करता है। चलिए WPL महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच कहाँ खेला गया था, तो महिला प्रीमियर लीग का डीवाई पोटिल स्टेडियम में। कहाँ खेला गया था? डीवाई पोटिल स्टेडियम में खेला गया था। कब खेला गया था? 2023 में। चलिए, हाल ही में BCCI द्वारा WPL का आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट का फाइनल मैच मुंबई के बेबोर्न स्टेडियम में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? मुंबई के बेबोर्न स्टेडियम में खेला गया था। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर टूर्नामेंट का पहला खिताब अपने नाम किया। ऑरेंज कैप पुरस्कार सर्वाधिक रनों के लिए मैग लेनिंग को मिला। किसको मिला? मैग लेनिंग को मिला। जबकि दिल्ली कैपिटल पर्पल कैप पुरस्कार जीता और सर्वाधिक विकेट के लिए। किसके लिए? पर्पल कैप जो होता है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है। और हेले मैथ्यूज जो मुंबई इंडियंस की थी, उनको मिला था ये पर्पल कैप। WPL का शुभांकर कौन था? एक बाघ था। प्रायोजित टाटा समूह WPL ने पहली बार साल 2023 में आयोजन किया था। पुरुष IPL की शुरुआत पूछेगा कब हुआ था? 2008 में हुआ था। महिला प्रीमियर लीग की मेजबानी DY पाटिल स्टेडियम में किया गया था। कहाँ किया गया था? DY पाटिल स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय निष्पादन शक्ति के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालना होता है? तो अनुच्छेद 257 के अंतर्गत केंद्रीय निष्पादन शक्ति में कोई भी बाधा नहीं डाला जा सकता है। इस बात की हमको जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर कितना है? तो 25.51% है। कितना है? 25.51% है। भारत की साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी कितना है? 25.51% है। जबकि पुरुषों की भागीदारी 53.26% है। इस जनगणना ने के कुछ और भी आंकड़े हैं जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। कुल कृषि मजदूरों में से 42.6% महिला थी। कितना थी? महिलाएं का योगदान कितना थी? 42.6%। कुल कृषकों में से 30.3% महिलाएं थी। कुल महिला कृषकों में से 65% कृषि में लगी हुई थी। जनसंख्या के मामले में अगर बात किया जाए, 2011 में भारत की आबादी 1210.19 मिलियन थी। इसमें 623.72 मिलियन अर्थात 51.54% पुरुष और 586.46 मिलियन यानी प्रतिशत में पूछे तो 48.46% महिलाएं भी शामिल थी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते की